फतेहपुर राज के एक छोटे से पर हरे भरे गांव में विक्रम और संजय नाम के दो दोस्त रहते थे। विक्रम, जिसकी आत्मा सूर्य के प्रकाश से निर्मल थी, अपने मृदुभाषी प्रकृति और निस्वार्थ भाव से हमेशा जरूरतमंदों की मदद और भलाई करने में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि दान करने से धन गढ़ता नहीं बल्कि बढ़ता है। वही उसका दोस्त संजय, जो किसी स्वभाव से थोड़ा ईर्ष्यालु, धूर्त और अत्यधिक व्यवहारिक था, इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसके लिए हर काम के पीछे एक लाभ, एक स्वार्थ छिपा होना जरूरी था। एक दिन की शाम थी। गांव की चौपाल पर ताजगी भरी हवा चल रही थी और विक्रम और संजय एक गर्मा गर्म बहस में उलझे हुए थे। अरे ओ मेरे प्रिय मित्र विक्रम, तुम जितनी कमाई दूसरों की भलाई में लगा देते हो ना, एक दिन बड़ा नुकसान उठाओगे। तुम्हारा सारा धन ऐसे ही बह जाएगा जैसे मुट्ठी से रेत। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है ना? तब मैं नहीं आऊंगा तुम्हें बचाने। अरे संजय, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी जो हमारे पूर्वज कहते थे कि कर भला तो हो भला? अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा भाई? मेरा कर्म ही मेरे ठाल है। याद रखना संजय, तुम अगर किसी मजबूर गरीब की मदद करोगे तो वो लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा, किसी न किसी रूप में, शायद दुगना होकर। ओ अच्छा, वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। अरे मेरे भाई, ये सारी बातें ना किताबी बातें हैं। सिर्फ उपदेश देने वाले बाबाओं और बुजुर्गों के मुझे अच्छी लगती है। जमीनी हकीकत कुछ और है। देखो, मैं आज भी कहता हूं कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है। हर साल दुगनी उपज होती है। तुम्हारी जमीन सुना उगलती है, लेकिन तुम उसे बेच सारे पैसे यूं ही दूसरों की मदद करने में उड़ा देते हो। तुम में भलाई करने का कीड़ा जो है, जिसका कोई इलाज नहीं, बस तुम्हें बर्बाद करके ही दम लेगा। संजय की कड़वी बात सुनकर भी विक्रम कुछ नहीं बोला। उसने बस एक गहरी सांस दी और एक पीकी मुस्कान के साथ अपने घर चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि संजय भीतर ही भीतर उससे कितनी गहरी ईर्ष्या करने लगा था। उसके दिल में बदले की आग सुलग रही थी। विक्रम की जाने के बाद संजय गुस्से में अपने पैर पटकते हुए बोला, एक तो इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से ये गांव में भलाई का डिनोरा पीटता रहता है। अपनी जूती छवि बनाता है, जिससे लोग इसे देवता के समान पूछते हैं, सम्मान देते हैं, जबकि मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे तुच्छ समझता है। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक तो मेरी ये एक भी नहीं सुनता है और मुझे नीचा दिखाता है। अब मैं भी बताता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा रुतबा क्या है इस गांव में। ये सब सोचकर संजय कुछ देर अपने घर चला गया। उसका चेहरा क्रोध से लाल था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। संजय को इतना क्रोध से भरा देखकर उसकी पत्नी रागिनी, जो अपने पति को अच्छी तरह जानती थी और उसकी ईर्ष्या से वाकिफ थी, संजय से बोली, क्या बात है प्राणनाथ, आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों झलक रहा है? क्या किसी ने आपका अपमान किया? अरे क्या बताओ भाग्यवन, जो कुछ भी है ना, सब अपने मित्र विक्रम की वजह से है। उसने मेरे नाक में दम कर रखा है। उसने मेरी शांति छीन ली है, मुझे चैन से जीने नहीं देता। मैं कुछ समझी नहीं, कृपया स्पष्ट करी, मुझे भी तो बताऊं, ये क्या माजरा है? अरे रागनी, तुम तो जानती हो कि विक्रम की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है और वो फसल बेचकर आधे से ज्यादा धन दिखावे के लिए, अपनी झूठी प्रशंसा के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है, ताकि लोग उसे पूछे, जबकि गांव के लोग उसका कितना सम्मान करते हैं। और मेरा क्या? अरे मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करते लोग, पूछते तक नहीं मुझे।
मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। जल भुन जाता हूं मैं अंदर से। अरे काश कि ऐसा हो जाता कि विक्रम की उपजाऊ जमीन उससे छिन जाती तो उस दिखावेबाज की अकल ठिकाने आ जाती। तब समझ में आता उसे असली जिंदगी क्या है, गरीबी क्या होती है। अच्छा, तो ये बात है। इसके लिए तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। क्रोध से काम नहीं चलेगा। गुस्से में किए गए काम हमेशा बिगड़ते हैं। अरे मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम? साफ साफ कहो। जी, तुम्हारा मित्र रायसेन विजयपुर का सबसे बड़ा जमींदार है, जो अपनी क्रूरता के लिए भी जाना जाता है। जमींदार के पास बैठकर भी तुम्हारे अंदर कुछ बुद्धि नहीं आई, उसकी चालाकियां नहीं सीखी। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मित्र विक्रम को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रहे ना रागिनी। विक्रम के पास उपजाऊ जमीन है, धन है, आखिर वो मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा? तुम्हारी बुद्धि तो बेल बुद्धि ही है, बिल्कुल ना समझ। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने सब सोच रखा है, पूरी योजना तैयार करी है। इतना कहकर रागिनी संजय के कानों में आहिस्ता से एक गोपनीय और कपटपूर्ण योजना बताने लगी। रागिनी की बात सुनकर संजय का चेहरा खिल उठा और उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। वो मुस्कान लिए अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, अरे वाह रागिनी, वास्तव में तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह क्या बात है, बीवी हो तो ऐसी, जो मुश्किल को आसान कर दे और दुश्मन को धूल चटा दे। अगले दिन संजय बिना समय गवाई अपने मन में कपट लिए जमींदार रायसेन के पास जाकर बोला, नमस्ते जमींदार जी। जमींदार जी, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, आपका राज है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि मेरा मित्र विक्रम की जमीन। भाई मैं आपको बता रहा हूं, वो बहुत ही उपजाऊ जमीन है, सोने के समान उपज देती है, हर साल बम्पर फसल होती है। आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? आपका तो हक है, आप इस गांव के सबसे बड़े भूस्वामी हैं। अरे संजय, कब्जा ऐसे ही थोड़ी न कर लिया जाता है। उसके लिए पहले योजना बनानी पड़ती है, कानूनी दांवपेच खेलने पड़ते हैं, वरना महाराज नाराज हो जाएंगे। परंतु विक्रम तो तुम्हारा मित्र है, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूं? तुम्हें क्या मिलेगा इससे? क्योंकि मुझे विक्रम का भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसकी बढ़ती शोहरत से मुझे जलन होती है। लोग उसे पूछते हैं जबकि मैं उपेक्षित रहता हूं। सुनो देखो जमींदार, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे कि आप विक्रम की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं, बिना किसी झंझट के, और कोई शक भी नहीं करेगा। तो ठीक है, मैं भी विक्रम की जमीन पर कब्जा करने के दिन रात जो सपने देखता रहता हूं, लगता है कि अब जल्द सच होने वाला है। उसकी उपजाऊ जमीन मेरी होगी। चलो, अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि योजना क्या है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। सुनो जमींदार, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को विक्रम के पास भेज दीजिए, जिसे विक्रम ना जानता हो और ना कभी देखा हो। वो बूढ़ा विक्रम से अपनी बेटी के विवाह ना होने का दुखड़ा रोएगा, अपनी गरीबी का रोना रोएगा और इतना मार्मिक वर्णन करेगा कि विक्रम पिघल जाए, और उससे इतना धन मांगेगा कि विक्रम के बस के बाहर की बात होगी। उसकी सारी जमा पूंजी भी कम पड़ जाए। और जैसा कि मैं विक्रम का स्वभाव जनता हूं, वो तो उस बूढ़े को मना करेगा नहीं अपनी मान सम्मान बनाए रहने के लिए, पर मौजूद हूंगा मैं उसे सलाह देने के लिए विक्रम को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार विक्रम ने आपसे कर्ज ले लिया,
उसके बाद तो उस कर्ज पर भारी ब्याज पर ब्याज लगाते रहना, उसे चक्रवृद्धिकरण में फंसा देना। और इस मामले में तो आपका कोई जवाब नहीं है। क्यों जमींदार साहब, सही कहा ना? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मान गए संजय, तुम्हारी खोपड़ी का जवाब नहीं भाई, तुम तो बहुत चालाक हो। बस एक बार वो मुझसे कर्ज ले ले, फिर वो कभी उसे उतार नहीं पाएगा और उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। कुछ ही देर में संजय विक्रम के घर पर चला गया और उससे बातें करने लगा, असामान्य होने का नाटक करते हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसने अपने पटे पुराने कपड़ों से अपनी गरीबी का प्रदर्शन किया हुआ था, विक्रम के घर पर आकर रोते हुए बोला, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। बेटा, मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है कि तुम लोगों के भलाई का काम करते हो, अनाथों की मदद करते हो, और मैं अभी बहुत समस्या में हूँ। मुझे बचा लो बेटा, मेरी बिटिया की शादी टूट जाएगी। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, तुम्हारी क्या समस्या है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जितनी मुझसे हो सके, मेरा दरवाजा सबके लिए खुला है। अरे बेटा, कल मेरी बिटिया का विवाह होने वाला है, लेकिन मगर आज मेरे घर पर डाका पड़ गया। चोर सब कुछ ले गए। मैंने बिटिया के विवाह के लिए जितने भी गहने बनवाए थे, जो कुछ जमा पूंजी थी, वे सब चोरी हो गए। बेटा, मैं महाराज रंजीत के पास भी मदद मांगने गया था, परंतु महाराज कहे हम जैसे छोटे कुछ लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने मुझे दुत्कार दिया, दरबार से भगा दिया, कोई मदद नहीं की। मेरी सहायता करो, या तो फिर मैं जाकर आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मेरे बस का नहीं हो रहा कि अब कुछ और करूं। बेटा, क्या करूं मैं, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ बाबा। लेकिन बाबा, विवाह के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता होगी, और मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी है। इतना सारा धन मैं कैसे और कहां से लाऊंगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है, मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। तभी संजय अपनी योजना के अनुसार बीच में कूद पैंसठ पड़ा। तू चिंता क्यों कर रहा है जमींदार रायसेन? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत मददगार है, उसका दिल बहुत बड़ा है। तुम तब तक उससे कर्ज ले लो, और जब तुम्हारी फसल कटे तो तुम उसका कर्ज चुका देना बस। इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा संजय, ये तो बहुत अच्छा विचार है, मेरी समझ में क्यों नहीं आया। चलो अभी जमींदार जी के पास चलते हैं। बाबा, आप यही रुको, मैं कुछ देर में वापस आता हूं। तुम्हारी बेटी का विवाह जरूर होगा। विक्रम संजय के साथ जमींदार की हवेली चला गया और जमींदार को सारी बात विस्तार से बता देता है, अपने परेशानी जाहिर करता है। विक्रम, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए उतना धन तो दे सकता हूं जितना तुम मांग रहे हो, मगर भैया 1 महीने के बाद मुझे मेरा धन वापस चाहिए। सीधी बात है, अगर 1 महीने से देरी की तो अच्छा नहीं होगा, जुर्माना लगेगा। हाँ ठीक है जमींदार जी, आप चिंता मत करो, कुछ दिन बाद मेरी फसल कट जाएगी, उसके बाद आसानी से आपका सारा धन लौटा दूंगा। जिसके बाद जमींदार ने विक्रम को मुद्राएं पकड़ा दी। विक्रम ने खुश होते हुए घर जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को मुद्राएं दे दी। वे बूढ़ा व्यक्ति सीधे जमींदार की हवेली पर चला गया और जमींदार के पास जाकर बोला, ये लीजिए जमींदार साहब, आपका धन घूम फिर कर आपके ही पास आ गया, रख लीजिए, योजना सफल हुई। हाँ, अरे संजय ने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है भाई, हमारा तो दिल खुश हो गया, मेरा धन भी मेरे पास वापस आ गया और विक्रम मेरा कर्जदार भी बन गया। वाह भगवान, अब उसकी जमीन मेरी है। समय ऐसे ही बीतता रहा।
दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए और विक्रम अपनी फसल की कटाई का इंतजार करता रहा। कुछ दिन बाद विक्रम अपनी फसल काट कर राज में बेच आया और जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। अपने मन में संतुष्टि लिए हुए, ये लीजिए जमींदार जी, मैंने आपसे जितना कर्ज लिया था उतना मैं वापस कर रहा हूं, लीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना विक्रम? अरे भाई, तुम जो धन मुझे वापस कर रहे हो वो तो असल है। अरे भैया, मुझे ब्याज भी चाहिए। ब्याज? तुम्हें क्या लगा मैं मुफ्त में पैसा बांटने वाला कोई धर्मशाला हूं? मैंने साफ साफ कहा था। ये सुनकर विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसकी आंखें फैल गईं जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। क्या? लेकिन जमींदार जी, हमारे और तुम्हारे बीच ब्याज की बात तो हुई ही नहीं थी। बस ये था कि तुम मुझे पैसे दोगे और मैं 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। इसमें ब्याज कहां से आ गया? ये तो सरासर अन्याय है। वाह 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 वाह, ब्याज कहाँ से आ गया? तो क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का रहता था क्या? मुझे कीला काट रहा था कि तुम्हें पैसा दूं। देख विक्रम, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा धन ब्याज के साथ वापस चाहिए, सूद समेत, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तुम्हारी जमीन मेरी होगी। ठीक है, बताइए आपका कितना ब्याज होता है? मैं आपका ब्याज भी लौटा दूंगा, बताइए। जमींदार ने विक्रम को इतना भारी मनमाना ब्याज बताया कि विक्रम को चक्कर आने लगे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाप रे, इतना भारी ब्याज! ये तो सरासर अन्याय है जमींदार। इतना भारी ब्याज तो मैं अपना खेत बेच कर भी नहीं चुका सकता। ये तो नामुमकिन है। अरे तो कौन कह रहा है खेत बेचो तुम? और तुम्हारा कौन सा खेत? कौन से खेत की बात कर रहे हो? कान खोल के सुन लो विक्रम, तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं, मेरा हुआ। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत नहीं लौटा देते, तब तक तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा रहेगा। बस बात खत्म। अभी निकल जाओ यहां से और दोबारा इस हवेली में पैर मत रखना। क्या ये तुम मेरे साथ सरासर धोखा कर रहे हो जमींदार? तुम देखना, इसकी शिकायत मैं महाराज से करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अगले दिन विक्रम अपनी सारी उम्मीदें लेकर विजयपुर राज के राजा महाराज रणजीत के महल में पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द था। वो सारी घटना महाराज रणजीत को बताते हुए बोला, महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी सहायता कीजिए, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे सब कुछ छिन जाएगा। मैं बेघर हो जाऊंगा। फिर विक्रम अपनी सारी बात राजा को विस्तार से बताता है, कैसे उसे फंसाया गया। ये सब सुनकर राजा बोलता है, तुमने जो बताया उसे सुनकर तो मुझे भी क्रोध आ रहा है, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे मित्र संजय को भी महल में बुलाऊंगा। पहले उनसे भी सच समझूंगा, न्याय तो होकर रहेगा। कुछ देर बाद संजय और जमींदार राजा रणजीत के सामने खड़े हुए थे। उनके चेहरों पर थोड़ी घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन उन्होंने अपने भाव छिपाने की कोशिश की। राजा रणजीत जमींदार से बोला, विक्रम ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर विक्रम का खेत अड़प लिया। तुमने ऐसा किया? अरे रे, ये तो सरासर मेरे ऊपर जोता आरोप है महाराज। अरे ये विक्रम झूठ बोल रहा है। महाराज, ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी।
ये तो अपनी गलती छुपा रहा है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप संजय से पूछ लीजिए ना। संजय तो विक्रम का मित्र है ना, वो तो सच बोलेगा। क्यों भैया संजय, बताओ। क्या ये सत्य है संजय? जी महाराज, जमींदार सच बोल रहा है। विक्रम ने पैसे लेने से पहले ब्याज के लिए हामी भरी थी। मैं वहां मौजूद था और मैंने अपने कानों से सुना था। ये सुनकर विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। उससे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर गोप दिया हो। अरे तुम ये क्या कह रहे हो संजय? ये सरासर झूठ है। तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, सही तो कह रहा हूं विक्रम। भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? मुझे क्या मिलेगा? वैसे भी मैं तुम्हारे गांव में झूठी प्रशंसा सुन सुनकर तंग आ चुका हूं तुम्हारी दिखावेबाजी से। तुम तो बस लोगों को मूर्ख बनाते हो। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, सीधी बात यह है कि विक्रम एक झूठा व्यक्ति है। ये अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की बहलाई के लिए दान कर देता है, ऐसा गांव के लोग समझते हैं। परंतु मैं जानता हूं महाराज कि ये सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है, अपनी झूठी छवि बनाने के लिए। हाँ, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझे। किसी कल्याण दे मानव पाए कि के मान दे। ये आपसे बड़ा बनने की कोशिश करता है। चालाक है ये महाराज, बहुत चालाक। इसे तो सजा मिलनी चाहिए। नहीं महाराज, ये सरासर झूठ बोल रहा है महाराज। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस अपनी इच्छा से सबकी मदद करता हूं। मैं कोई राजा बनने की कोशिश नहीं करता। तुम ये बताओ, क्या ये सत्य है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की बहलाई के लिए दान कर देते हो? क्या तुम अपनी प्रजा को गुमराह कर रहे हो? जी महाराज, ये सत्य है। अरे तो क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? अरे इस राज्य के राजा हम हैं कि तुम? लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है, हमारा। तुम हमारे अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहे हो। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों को अपनी रकम लुटाने के बजाय समझदारी से काम लेते तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता कि तुम इस जमींदार के पैसे ब्याज के साथ भी लौटा देते। तुमने अपनी ही गलती से ये सब गंवाया है। महाराज, मैं जानता हूं कि विक्रम के पास अब कुछ नहीं बचा। वो कंगाल हो गया है। विक्रम मेरे गांव का है, इसलिए इसके बुरे काम को देखते हुए भी फिर भी मुझे इसके ऊपर तरस आ रहा है। आखिर है तो बेचारा अपने गांव का ही ना, एक काम ही हो सकता है। मेरी एक जमीन पड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे घुमाओ मत। महाराज, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि विक्रम अब कभी भी मेरी रकम, वो भी ब्याज सहित, लौटा नहीं सकता। ये तो आप देख ही चुके हैं। अब ये है कि मैं चाहता हूं कि आप स्वयं ये ऐलान कर दें कि आज से विक्रम का उपजाऊ खेत मेरा हुआ। इसके बदले में मैं एक जमीन का छोटा टुकड़ा विक्रम को देने के लिए तैयार हूं, जिससे वो खेती करके अपना जीवन यापन कर सके, भूखा ना मरे। इतना तो मैं कर ही सकता हूं महाराज, उसकी थोड़ी मदद। अरे कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हो, जो कि बंजर पड़ा हुआ है, जिस पर कुछ उगता ही नहीं, जो किसी काम का नहीं? हाँ हाँ, तुमने सही पहचाना। वही खेत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब भला इससे ज्यादा मैं क्या करूं? खेत तो खेत है महाराज।
कुछ न कुछ तो उगा ही लेगा, चाहे जैसा भी। बस आज से विक्रम का खेत उपजाऊ वाला जमींदार का हुआ और जो जमींदार खेत का टुकड़ा विक्रम का हुआ। बस अब तुम सब यहां से जा सकते हो, जाओ। विक्रम मुंह लटकाकर टूटे दिल से अपने घर पर आ गए। उसका विश्वास डगमगा गया था। उसे लगा कि अच्छाई का कोई मोल नहीं। विक्रम की आंखों में आंसू देखकर उसकी पत्नी कामिनी विक्रम से बोली, आंखें आपको लोगों की बहलाई करके क्या मिला? आप तो सड़क पर आ गए ना। आपका सब कुछ छिन गया। हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया है। नहीं कामिनी, नहीं। मुझे अब भी उसी कहावत पर विश्वास है, कर भला तो हो भला। मेरा मन कहता है कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। देर से ही सही, पर उसका फल मिलता जरूर है। वो सब तो ठीक है, पर हमारा उपजाऊ खेत हमसे छिन गया। उस जमींदार ने हमसे छल करके अपना बंजर जमीन का टुकड़ा हमें दे दिया। क्या आप उस पर खेती कर पाएंगी? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं दिखती। वो जमीन तो बिल्कुल पतरी ही नहीं चाहती। मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं है कामिनी। अरे वो तो नियत का मारा है ही। उसकी तो नियति ही ऐसी है। लालच ने उसे अंधा कर दिया है। मुझे तो दुख इस बात का है। शिकायत इस बात की है, मैं नहीं समझ पाया कि मेरा मित्र ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जानकर मेरा दिल टूट गया। पीठ में छुरा घुपने जैसा महसूस हो रहा।